फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और 6 क्लासेस की वीडियोस अपलोड कर दी है। आज हमारी क्लास 7 है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था आपको कि मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने टैकल किया। तो कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि मैम आप बता दीजिए कि आपने एडिशन कैसे पढ़ाया था, या इस तरीके से क्वेश्चंस भी आए थे कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस का वेन्यू था मुंबई में और मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही हुआ था। इसलिए मैं थोड़ा सा कहती हूँ आपको कि इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है। लेकिन जिन बच्चों का अभी जो पीसीटी के कैंडिडेट्स का हुआ है, कुछ बच्चों का हिंदी में भी हुआ है और नोएडा में जिनका सेंटर है, कुछ बच्चों ने हमें बताया है जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो हो सकता है कि भाई आपका हिंदी में भी हो जाए, हो सकता है इंग्लिश में भी हो जाए। और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि पैनल के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है, पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि पैनल कौन से में पूछेगा। लेकिन जैसा कि पिछले इंटरव्यूज में देखा गया है, मुंबई में, कोलकाता में थोड़ा इंग्लिश पे जोर ज्यादा रहा था। तो इतना ज्यादा आपको मैं यही कहती हूँ कि फ्लुएंट होने की जरूरत नहीं है, बस इतना थोड़ा सा आप दिखा सको कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि कोई भी इंसान हुआ वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला करके अपने आप को बहुत बेहतरीन कर सकता है उसी चीज में। तो वो बस आपका देखना चाहते हैं कि आप कैसे आगे एडजस्ट कर सकते हो अपने आप को। तो अब मैं बताना चाहूंगी कि मेरे इंटरव्यू पैनल में 4 मेंबर्स थे और आजकल जिनका अभी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का हुआ या पीजीटी केमिस्ट्री का, उन्होंने भी बताया कि हमारे इंटरव्यू में भी 4 मेंबर्स ही मिले हैं। तो हो सकता है आपके में भी 4 मेंबर्स ही मिले। तो क्या रहा आगे, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। जो आपका बायोडाटा में कॉलम होता है, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि बायोडाटा से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और जो आप सुटेबिलिटी टू द पोस्ट में लिख करके ले जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सुटेबिलिटी टू द पोस्ट में कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि इसमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि जो भी लिखो वो पॉजिटिव लिखो अपने बारे में। वहां पर उसमें ये मत लिखना कि मेरी वीकनेस ये है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सुटेबल बता रहे हो तो अपनी पॉजिटिव चीजें उनको गिनवाओ कि आप क्या अलग कर सकते हो औरों से, या आप उस पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल है। तो क्वालिफिकेशंस तो आपके लिए है, उसलिए ही सुटेबल हो। इनके अलावा आप क्या लिख सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है और पॉजिटिव लिखने हैं। अपनी पॉइंट जो भी लिखोगे पॉजिटिव लिखोगे। तो अब हम जानते हैं कि मैं सुटेबिलिटी टू द पोस्ट में क्या लिख करके ले गई थी और उनमें से इंटरव्यू पैनल ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैंने लिखा था, आई कंसिडर माई सेल्फ सुटेबल टू द पोस्ट एज आई हैव द पोटेंशियल टू फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. As we all differ from one another in one way or other, so I will try my best to cater the individual differences present in the classroom. My focus will also be on inculcating human values from beginning to bring a positive change in the society. और इसके बाद लिखा था, beside this I possess the qualifications for the same. तो इस तरीके से मैं लिख करके ले गई थी। तो कुछ स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे होंगे वो ये भी जानना चाहेंगे कि ये सब मैं हिंदी में एक बार ट्रांसलेशन कर दूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, तो मैं चाहूंगी कि एक बार हिंदी में भी मैं बता दूं कि मैंने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है कि मैं अपने आप को सुटेबल इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित उपागम को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फॉलो करने का। और उसके बाद लिखा कि हम सब एक या अलग तरीके से हम एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, हम जैसे एक दूसरे से अलग है, उसको केटर करने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भी बच्चे अलग अलग हैं उन सब के लिए। और उसके बाद मैंने लिखा है कि मैं ह्यूमन वैल्यूज मतलब कि मानव मूल्यों को बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश करूंगी बिगनिंग से। तो ये सब मैं लिख के ले गई थी और उसके बाद लिखा था कि मेरे पास इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन जरूरी है वो भी है। तो अब हम जानते हैं कि क्वेश्चंस मुझसे क्या क्या पूछे गए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरा मॉर्निंग की शिफ्ट में था 8:30 बजे, और सबसे पहला जो इंटरव्यू था नंबर 1 पर वो मेरा ही था। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब जो भी मैंने मतलब एंटर किया तो वो परमिशन के साथ किया। मैंने आपको भी कहा हुआ है कि परमिशन लेकर के आपको एंटर करना होता है। तो मैंने मे आई कम इन सर, चारों जो मेंबर्स थे वो मेल थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यस कम इन। तो उसके बाद मैंने सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग
सर, मैंने इस तरीके से बताया हुआ है कि 2 हो तो गुड मॉर्निंग सर्स बोल देना और 2 फीमेल हो तो गुड मॉर्निंग मैम्स बोल देना। लेकिन उस टाइम पे मैंने सच बताऊं तो मैंने यही कहा था गुड मॉर्निंग सर इस तरीके से। तो कुछ होते हैं कि जो थोड़ा नीचे देख रहे होते हैं, तो वो जब ऊपर देखते हैं तब आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर। देन वो कहेंगे कि आप बैठ जाइए। तो बैठने के टाइम पर आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जो आपकी चेयर होती है ना, वो थोड़ा सा पीछे होती है, क्योंकि उस पर सबसे पहला जो बच्चा जो भी उस शिफ्ट में एंटर करने वाला है मॉर्निंग वाले में ही, उसी बच्चे को वो चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी चेयर होगी वो तो पीएन ने जैसे लगाई हुई है, लेकिन वो थोड़ी सी पीछे होती है और उसको आपको थोड़ी आगे करनी होती है। लेकिन ये नहीं है कि जब आप आगे करो तो उसमें से आवाज आए, मतलब गर की आवाज या कुछ ऐसा खींचने की आवाज ज्यादा नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपको चेयर रखनी है उठा करके कि मतलब उनको पता भी ना चले कि आपने कब में चेयर आगे कर दी है। तो इस तरीके से आप चेयर को आगे करेंगे। देन कैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अब उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसके बाद मैंने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, अपना नाम बताना स्टार्ट किया, प्लेस, क्वालिफिकेशंस, मतलब नाम ही बताना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके जो पैनल होते हैं उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपको आपकी हर बॉडी लैंग्वेज को, आपके बोलने के तरीके को बहुत अच्छे से जज करता है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने कह दिया कि स्पीक लाउडली। तो जैसे स्पीक लाउडली उन्होंने, जैसे मैंने स्टार्ट किया था और स्पीक लाउडली बोला, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई और मैंने शुरू से ही जितना बोल दिया, लेकिन मैंने फिर से थोड़ा सा लाउड वे में और शुरू से स्टार्ट किया अपना इंट्रोडक्शन, और फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। देन उसी साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा कि आपका जो गैप ईयर है, मतलब आपने 2015 में आपने अपनी डाइट कंप्लीट कर ली है और अभी 2017 है, तो आपने उसके बीच में क्या कर रहे हो आप? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन शो नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशंस आप शो करते हो उतने ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पहले वाला जो आपका बायोडाटा फॉर्म होता था उसमें 3 ही कॉलम होते थे, तो मैंने यही लिखा हुआ था, अपना 12th लिखा था, डाइट लिखा था और देन सीटेट लिखा था, तो वो तीनों कॉलम्स फिल थे। लेकिन उन्होंने पूछा तो मुझे यही था कि मैं अपना अभी ग्रेजुएशन का नहीं बताऊं, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट ईयर ही था, तो मैंने नहीं बताया। और मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं इस तरीके से कर रही हूँ और मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन में शो कर दिए हैं। तो उनको विश्वास हो गया कि ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेम उसी साइकोलॉजिस्ट ने, जो वो टीचर था, कॉर्नर में बैठे हुए थे चौथे नंबर पर, उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि उनके पास बायोडाटा फॉर्म होता है, उनको पता है कि मेरी जो स्ट्रीम है वो ह्यूमैनिटीज है, लेकिन उन्होंने साइंस स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे थे वो ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत अबव लेवल था, बिल्कुल प्राइमरी लेवल के ही पूछे थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। और उन्होंने पूछा था व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। तो मैंने बैलेंस डाइट जब बताना स्टार्ट किया उनको, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अच्छे से मैं बता रही थी उनको उस टाइम पर, और मैंने बैलेंस डाइट जैसे ही बताया तो उनके अलग अलग से फेसेस बनने लग गए, उन्हीं टीचर के, क्योंकि मैं उनकी तरफ देख रही थी। तो बहुत अजीब अजीब से फेस बना रहे थे कि जैसे मैं कुछ गलत बता रही हूँ। तो वो इस वजह से बना रहे थे क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जज करना चाहते थे एक्चुअली। तो मुझे भी थोड़ा नर्वस हुआ क्योंकि मैं कुछ गलत तो नहीं बता रही, लेकिन मेरे मन में यही था कि नहीं, मैं ठीक तो बोल रही हूँ। तो उसके बाद मैंने बैलेंस्ड डाइट में कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाली लाइन ऐड कर दी थी, या फिर उन्होंने पूछी थी, मुझे पूरा अभी एक्चुअल में याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था। तब भी वो ऐसे ही फेसेस बना रहे थे, लेकिन एकदम से जब मेरी नज़र जो तीनों टीचर्स बैठे हुए थे, 3 मेल टीचर्स, उनकी तरफ गई, तो मैंने देखा कि वो बहुत स्माइलिंग फेस के साथ मेरी बातों को सुन रहे थे, और वहीं से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो राइज होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई थी। देन उन्होंने क्या किया कि बायोडाटा से क्वेश्चन मैंने बता दिया, यही पूछा था, जो सुटेबिलिटी टू द पोस्ट है वहां से क्वेश्चन पुटअप करने स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि आपने लिखा हुआ है कि आप ह्यूमन वैल्यूज इनकलकेट करेंगे बच्चों में, तो क्या आज के टाइम में जो किताबें हैं उनसे कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं मिलती बच्चों को, उनसे कोई मोरल वैल्यूज नहीं मिलती बच्चों को? तो उनका क्वेश्चन डायरेक्ट ये आया था। तो मैंने किस तरीके से आंसर दिया और आप इससे कैसे सीख सकते हैं, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा कि नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन मुझसे एक यही क्वेश्चन हुआ था जो हिंदी में हुआ था, बाकी मेरा अभी तक इंग्लिश में ही था और आगे भी इंग्लिश में ही चला था। तो ये क्वेश्चन मेरा हिंदी में आया था, और मैंने कहा कि नहीं सर, आज की जो बुक्स है उनमें भी ह्यूमन वैल्यूज मिलती है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि मैं बिगनिंग से ही उनको ह्यूमन वैल्यूज पर फोकस करूंगी, मानव मूल्यों पर मैं स्टार्टिंग से फोकस करूंगी। तो मैंने ये कहा, और
फिर कहा मैंने कि जैसे कि तो मैं एक पोएम एक राइम लर्न करके गई थी। मैंने कहा कि जैसे सर अ से अनार आ से आम सब मिलजुल कर करते काम, ई से इमली ई से ईख अच्छी अच्छी बातें सीख। तो मैंने जस्ट ये 2 लाइन्स बोली और वो इम्प्रेस हो गए। उनको लगा कि हाँ ये अच्छी से तैयारी के साथ आई हुई है कि ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे ये आंसर देना है, तो उनको भी ऐसा लगा। और इसके अलावा मैं बताऊं तो मैंने हर चीज़ जैसे जो भी मैं लिख करके ले गई थी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अगर पूछा तो इसमें से क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में मैं क्या बोलूँगी, तो वो सब मैं देख करके गई थी कि मैं ये आंसर बोल सकती हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है या मैं कैसे कैटर करूँगी उसके बारे में अगर उन्होंने पूछा तो मैं ऐसे बोलूँगी। ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पूछा तो मैं ऐसे बोलूँगी। तो ये सारा मैं पहले ही प्री प्लानिंग के साथ वहाँ पर गई हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं अब कि आगे क्वेश्चंस क्या क्या पुटअप हुए। सुटेबिलिटी टू द पोस्ट में सिर्फ मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था ह्यूमन वैल्यूज का जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मुझे आंसर सबके पता था कि अगर कोई भी जो भी मैंने इसमें की टर्म डाली हुई है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड, तो इन सब के बारे में मैं अच्छे से प्लानिंग करके गई थी। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि सुटेबिलिटी टू द पोस्ट में जो भी लिखो वहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और उनके बारे में अच्छे से आप क्या आंसर दोगे उसको रेडी करके जाओ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन के साथ आया है, ऐसे ही नहीं आया है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने अच्छे से ठीक से अपनी तैयारी के साथ आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पुटअप हुआ था न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में से कौन सी बेटर है और क्यों बेटर है। तो मैंने आंसर दिया था कि जॉइंट फैमिली इज बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली। तो इसलिए क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है उसमें बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं, मोरल वैल्यूज सीखते हैं और एक अगर जॉइंट फैमिली में है तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है। ये नहीं कि खुद को अकेले अकेले में रहना, सबके साथ घुल मिल करके रहना, सबकी हेल्प करना, एक हेल्पिंग नेचर जो होता है वो आता है, कोऑपरेटिवनेस आती है, कोऑपरेटिव नेचर बच्चों का बनता है। तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर दिया था और ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्या पूछा उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद एक टीचर ने मुझसे पूछा जो कि थोड़े एजेड थे, थोड़े बूढ़े थे, तो उन्होंने वो हो सकता है कि वाइस प्रिंसिपल ही हो, और उन्होंने कहा कि अगर आप केवीएस में ज्वाइनिंग करते हो तो आप क्या चाहोगे कि क्या क्या क्वालिटीज आप वाइस प्रिंसिपल में देखना चाहोगे। तो क्वालिटीज ऑफ वाइस प्रिंसिपल कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। देन मैंने इसका आंसर दिया था, काफी सारे पॉइंट्स बता दिए थे एंड वो बहुत सेटिस्फाइड भी थे और एक स्माइलिंग फेस था उनका भी। तो उसके बाद उन्होंने बात की थी डेमो की। तो डेमो में मुझे टॉपिक मिला था एडिशन एंड एडिशन में का जो टॉपिक था या डेमो था मेरा वो 3 से 4 मिनट तक ही चला था। तो मैंने किस तरीके से किया, जैसे ही उन्होंने मुझे टॉपिक दिया मैं गई बोर्ड की तरफ एंड सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि थोड़ा सा बात करनी होती है, थोड़ा सा बच्चों का इस तरीके से कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, ओके यू ऑल आर फाइन, ओके देन मैंने कहा कि डू यू वांट टू रिसाइट अ पोएम, ओके सो लेट्स स्टार्ट अ पोएम, लेट्स रिसाइट अ पोएम। इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग की थी और फिर मैंने कुछ राइम्स मैं लर्न करके गई थी। मैंने आपको बताया हुआ कि कुछ राइम्स अगर आते हैं ना तो वहाँ पर यूज कर दो, तो वो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ये लगा लीजिए। उनको कहीं भी यूज कीजिए। जैसे एडिशन का मैंने स्टार्ट किया था वो पोएम से स्टार्ट किया, तो पोएम भी मैं बता देती हूँ कि क्या पोएम थी वो। तो नॉट ओनली पोएम, पोएम जरूरी नहीं है कि पोएम ही आप सुनाओ, आप चाहे तो कोई स्टोरी या कोई अलग टेक्निक या मेथड फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ ये नहीं है कि आपको बस चोक एंड टॉक मेथड ही फॉलो करना है। वहाँ पर जाते ही आपने बोर्ड पर लिख दिया 2+2=4, तो इस तरीके से नहीं। अगर कोई आप अलग टॉपिक, अलग मेथड फॉलो करते हैं, अलग वे में पढ़ाते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो मैंने क्या पोएम सुनाई उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो पोएम थी और विद एक्शंस मैंने सुनाई थी, और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक रिदम होनी चाहिए और एक्शंस होने चाहिए। तो पोएम थी मेरी, वन लिटिल पैरट सिंगिंग आई लव यू, वन मोर joins making them two, two little parrot resting on a tree, one more joins making them three, three little parrots looking for more, one more joins in making them four, four little parrots wanting to dive, one more joins in making them five। तो ये पोएम मैंने स्टार्ट की थी एंड देन मैं व्हाइट बोर्ड पर गई थी। तो व्हाइट बोर्ड पर मैंने वहाँ पर 2 मार्कर्स थे, पहला उठाया वो खराब था,
तो थोड़ा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा यूज़ कर लीजिए, तो दूसरा मैंने यूज़ किया, वो ठीक था। तो उसके बाद ये नहीं कि मैंने तब भी 2+2=4 इस तरीके से लिख दिया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया था वो सुनिए। देन मैंने अपने फिंगर्स का यूज़ किया और 2 फिंगर्स शो करके मैंने कहा कि दीज आर 2 एंड इफ वी शोइंग वन मोर देन हाउ मेनी इट विल बी टुगेदर। तो इस तरीके से ओके देन इट विल बी 3 इस तरीके से मैंने कहा। और एक दो बार मैंने फिंगर से एग्जांपल्स दिए एंड देन व्हाइट बोर्ड पर मैंने ट्री बना दिए और एक बार फ्लावर बना दिए कि जैसे एक फ्लावर बनाया प्लस लिखा और फिर 2 फ्लावर बनाए तो इज इक्वल टू 3 इस तरीके से। तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने वहाँ पर जो आपका क्लासरूम में जो इंटरव्यू रूम में ही सामान था वो यूज़ नहीं कर पाई। जैसे 2 मार्कर्स थे तो उसको भी मैं यूज़ कर सकती थी, तो वो बाद में ध्यान आता है। तो मैंने वो पिछली वीडियो में मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर आपने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियोस तो वो देख सकते हो, क्योंकि सारी जो वीडियोस है एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। अगर मैं कोई वीडियो बताती तो पिछली वीडियो की भी थोड़ी बात करती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने लगा कि हाँ ठीक है ये अब ठीक से कर रही है, तो उन्होंने बुला लिया मुझे कि अब आप आ जाइए और उन्होंने ही कहा मुझसे कि आप इसको रब कर दीजिए। देखिए मैं खुद उस टाइम पे हो सकता है मैं रब ना करती, लेकिन उन्होंने मुझसे बोल दिया था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप जो भी आप अपने व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड जो भी वहाँ पर अवेलेबल है जो भी उस पर लिखो ना वो रब जरूर करना, क्योंकि बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है कि आपका जो लिखा हुआ है वो दूसरा बच्चा या तो रब करेगा और फिर अपना डेमो स्टार्ट करेगा, या फिर उनमें से कोई टीचर रब करे या फिर कोई पीएन रब करे बार बार, तो वो बहुत खराब होता है या वो टोके आपको। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। खुद आप लिख रहे हो तो खुद रब करोगे, तो ये एक अच्छे टीचर की पहचान है। तो ये नहीं है कि मैं डेमो के लिए इस बात को बता रही हूँ। जब भी आप अपना फ्यूचर में टीचर बनोगे तो ये आदत आपको हमेशा रखनी है अपने अंदर। तो नेक्स्ट जैसे ही मैं बैठी उन्होंने लास्ट क्वेश्चन उन्होंने आपस में कहा कि आपको कुछ पूछना है। तो एक टीचर ने जस्ट मुझसे पूछा कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मैंने कह दिया कि मिस्टर प्रणब मुखर्जी। तो इस तरीके से मैंने, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी रेप्यूटेड पर्सन का नाम अगर लेती हो, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो सीएम है, चाहे वो पीएम है, कोई भी है, तो आपको एक इज्जत के साथ बोलना है। मतलब या तो मिस्टर लगाइए या श्री लगाइए, अगर फीमेल का बोल रहे तो श्रीमती लगाइए, ठीक है, मिस या श्रीमती। तो ज्यादा एजेड है तो उसमें श्री लगा दीजिए, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री प्रणब मुखर्जी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल नहीं बोलनी है। ये दिखाती है कि आप कितने अच्छे से, आपके अंदर अदब है, कितने अच्छे एटिकेट्स है। छोटी छोटी चीजें ही बड़ा इम्प्रेशन छोड़ती है, तो ये चीजें याद रखिए, ध्यान रखिए ये चीज। एट लास्ट एक आध और क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे हो सकता है कि अभी ध्यान ना हो और तब पूछे हो, लेकिन कोशिश यही की है कि मैंने अपने आंसर क्वेश्चन जो भी मुझसे पुटअप हुए थे वो बताए हैं इस वीडियो में आपको। तो मैं अब बताना चाहूंगी कि इसमें मेरा स्कोर रहा था 55 आउट ऑफ 60। एंड मुझे क्या लगा बाद में कि मेरे कहाँ नंबर कटे या मेरी मिस्टेक्स क्या थी, जो आप अगर मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या मैंने अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाई। तो देखिए सबसे पहली गलती मेरी ये थी कि जब उन्होंने डेमो के लिए कहा तो मैंने आपको जो एक फॉर्मेट बताया हुआ है कि आपको डेट डालनी होती है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना होता है, टीएस लिखना होता है, प्रेजेंट एब्सेंट उसके नीचे लिखना होता है, देन आपको टॉपिक लिखना होता है, टॉपिक में आपको मैथ्स लिखना होता है सिर्फ, एंड सब टॉपिक जो एडिशन है वो नहीं लिखना होता है। तो मैंने जब स्टार्ट कर दी थी अपनी पोएम, व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी यूज नहीं किया था। एंड पोएम स्टार्ट करने के बाद मैंने पहले तो वही आपका जो पोएम कहा कि रिसाइट करने वाले पोएम, देन मैंने कहा कि एडिशन, तब मैंने वहाँ पर एडिशन लिखा था। ये जो फॉर्मेट है वो यूज नहीं किया। दूसरी चीज ये हुई कि उन्होंने खुद मुझसे कहा कि आप इसको प्लीज रब कर दीजिए, तो एक मतलब जैसे रिक्वेस्ट के साथ बोलते हैं ना, आप प्लीज इसको रब कर दीजिए, तो वो चीज मुझे खुद ही ध्यान रखनी थी, खुद ही रब करना था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप डेमो के लिए जाओ ये फॉर्मेट जरूर लिखना है, डेट डालनी है, टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं, प्रेजेंट एब्सेंट, टॉपिक सब टॉपिक कब लिखना है, जब आप अनाउंस कर दो टॉपिक को तब लिखना है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, कुछ भी है, तो वो इस तरीके से करनी है। तो ये 2 गलतियां हुई। तीसरी मुझे लगता है कि मैं बताती हूँ टीचिंग एड्स का यूज मैं कैसे कर सकती थी, मार्कर्स को ही बना सकती थी या फैंस को या कोई भी चीज हो उनको बना सकती थी। बिसाइड दिस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, जब मैंने कहा कि वो थोड़ा फेसेस बना रहे थे, थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन बाद में जब उनके स्माइलिंग फेसेस देखे तब मेरा थोड़ा सा राइज हो गया था। तो वो चीज थी कि थोड़ा सा नर्वस हुई थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे में कॉन्फिडेंस लेवल था मेरा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी तरफ भी कोई साइकोलॉजिस्ट एक पैनल में होता है, पीआरटी में स्पेशली,
तो वो आपको ऑब्जर्व करता है और थोड़ा सा फेसेस बना सकता है आपको डराने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको अपने आप में विश्वास रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही रखना है। तो ये चीज़ मुझे लगी कि इनको मैं इम्प्रूव कर सकती थी और यही मेरी मिस्टेक्स हुई। आई होप कि आपके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आज बताया है वो हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है, कोई भी किसी भी चीज़ में आपको टेंशन है, बायोडाटा में है, मैंने सब बताया हुआ। वैसे बायोडाटा कैसे फिल करना उसके लिए अलग से वीडियो है, लिंक आपको मिल जाएगा। जो 6 वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुकी है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी आपका क्वेरी है या फिर आपका एक्सपीरियंस रहा है तो वो वहाँ पर शेयर कर सकते हो। पहले अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो वो चीज़ आप शेयर कर सकते हो। एट लास्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, इसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यही कहूंगी कि कोई भी डाउट है तो झट से पूछिए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अपने अंदर रखना या कुछ भी गलती करनी है वहां पर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।